वो कौन है जो दो अक्षरों में छुपा बैठा है? तितलियों सा चंचल है, भंवरे सा बेचैन, यहाँ वहां फिरता है। मृग तृष्णा सा भटकता है, जाने क्या तलाशता है। ना हवा है और ना ही पंछी, न रूप रंग आकार, फिर भी उड़ जाता है 7 समंदर पार। ना समंदर की लहर है और ना ही नदी, फिर भी बहा ले जाता है दूर भंवर में कहीं। वो मन है, मन जिसकी रोशनी से भी तेज है रफ्तार। वो मन ही है जो हर पल रहता है बेकरार। वो मन है जो कभी थमता नहीं, बस चलता ही जाता है। वो मन ही है जो अज्ञानता के भंवर में उलझाता है। वो मन ही है जहां बनती हैं नफरतों की दीवारें। मन से ही तो शुरू होती हैं सारी तकरारें। जी, मन ही हंसाए, मन ही रुलाए, मन ही गिराए, मन ही उठाए, मन ही फसाए, मन बरमाए, मन ही रूठे, मन ही मनाए। नफरतों के कांटों के संग संग मन ही प्रेम के फूल खिलाए। मन ही सुलाए, मन ही जगाए, कभी रावण कभी राम बन जाए। नाता इसका जुड़े जब रब से, तो यही मन आनंद हो जाए। मन के अनेक रूप हैं और अनेक रंग। उनमें से कुछ पर आज हम करेंगे चर्चा वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। हम हैं आपके साथ, मैं राकेश और मैं कुसुम। नमस्कार, धन निरंकार। राकेश जी, आखिर ये मन है क्या? किसी ने कहा कि मन मिथ्या है, किसी ने कहा मन इंसान के शरीर और बुद्धि को दिशा देने वाला तत्व है, किसी ने कहा मन ईश्वर द्वारा जीव को दिया गया एक अनुपम वरदान है, और ये भी कहा गया कि मन चेतना का वो रूप है जो माया में लिप्त है। आप क्या कहते हैं? कुसुम जी, जहाँ तक मन की बात है तो इंसान ने बहुत कोशिश की मन को समझने की। जी, कभी धर्म के माध्यम से, कभी फिलॉसफी दर्शन के माध्यम से, कभी विज्ञान के माध्यम से। आजकल आधुनिक युग है और विज्ञान ने बहुत प्रयास किया मन को समझने के लिए, और निष्कर्ष यही निकला कि मन विचार है। विचारों का संग्रह है, हमारा मन बन जाता है। सो इट इज आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स एंड इमोशंस जो मन का निर्माण करते हैं। और चाहे वो सोचना हो, महसूस करना हो, किसी चीज को परसीव करना हो, इमेजिन करना हो, उसको स्टोर करके रखना हो, ये सब मन के ही कार्य होते हैं। जी। और उसके साथ फिर एक विल भी जुड़ी होती है, चॉइस जुड़ी होती है। मन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। और कुसुम जी, बड़ी कमाल की बात है। कौन सी? कि फ्रॉइड की एक आइसबर्ग थ्योरी है जिसमें कहा गया कि जो ऊपर हमें दिख रहा होता है मन का हिस्सा, जो कॉन्शियस माइंड है, जी, तो कॉन्शियस माइंड मन का वो हिस्सा है जो ऐसे लगता है जैसे समंदर के ऊपर एक आइसबर्ग है, बर्फ का छोटा सा पहाड़ है। जी। लेकिन विज्ञान ने कहा और मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वास्तविकता में सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, उससे बहुत बड़ा है। जो दिख रहा है उसके नीचे, उसके पीछे एक बहुत लंबी गाथा है, बहुत लंबी कहानी है जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। कमाल है। और वही रहस्य है और वही कंट्रोल करता है हमारे जीवन को, जिसे हम देख भी नहीं पाते। कितनी विचित्र सी बात है। सच में कितना विचित्र है ना ये मन, जिसमें उलझी हुई है ये हमारी जिंदगी। सबकॉन्शियस जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, यादें हैं, अनुभव हैं, उन सब से भरा होता है और कितना शक्तिशाली होता है। सामान्यतः कुसुम जी, हम कॉन्शियस माइंड, चेतन मन के आधार पर अपना जीवन जी रहे होते हैं, कर्म कर रहे होते हैं, इच्छाएं आती हैं और जिंदगी हमारे नजदीक से निकल जाती है। लेकिन ये एहसास ही नहीं होता कि हम वास्तविकता में बंधे हुए हैं अपने विचारों से, संस्कारों से, इसके ऊपर जो प्रभाव हैं, आकर्षण है, प्रलोभन है, इन सब से बंधे हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो अक्सर ये कहते सुना जाता है कि दूसरे व्यक्ति को इंसान कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जी, जी। या फिर ये कहते हैं कि आप मुझे गुस्सा दिलवा रहे हो। इसका मतलब ये कि कोई और मेरे गुस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, कह देते हैं ना कि उसने ऐसा कहा था तो मैंने ऐसे किया। अगर आप ऐसा करोगे तो, माने
मैं अपने कंट्रोल में हुई नहीं, someone else is controlling me। मैंने अपना रिमोट कंट्रोल, अपना ऑन ऑफ स्विच किसी और को दे रखा है। मैं कैसे कह सकता हूँ मैं आजाद हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं बंधा हूँ। तो इस बंधन से ही मुक्ति पानी है, शायद यही उद्देश्य है। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसी दीवारें हैं, ऐसे बंधन हैं, ऐसी जंजीरें हैं, ऐसी कैद है जिसमें हम बंधे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। और राकेश जी, मुझे इस पर एक कहानी याद आ रही है। जी सुनाए। एक इंसान कहीं जा रहा था, उसने रास्ते में हाथियों को बंधे देखा तो वो रुक गया। उसे हैरत हुई कि इतने विशालकाय जीव के पैर में छोटी सी रस्सी से बांधकर इसे कैद में रखा गया है। कोई जंजीर नहीं, कोई पिंजरा नहीं। हाथी किसी भी वक्त रस्सी को तोड़कर भाग सकते थे, पर वे ऐसा नहीं कर रहे। उस इंसान ने वहां के महावत से पूछ लिया कि ऐसी क्या बात है कि ये हाथी इस मामूली सी रस्सी में बंध कर खड़े हैं, ये रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाते? महावत ने जवाब दिया, जब इनकी उम्र कम थी और ये छोटे थे तो इन्हें इसी रस्सी से बांधा जाता था। उस वक्त वे इस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकते थे क्योंकि वे छोटे थे। अब जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इन्होंने मान लिया, इन्हें विश्वास हो गया कि जिस रस्सी से इन्हें बांधा गया है उसे ये तोड़कर आजाद नहीं हो सकते। हमारे मन की भी स्थिति कुछ कुछ ऐसी ही है ना, कि बंधा हुआ है और हमें पता ही नहीं। बिल्कुल। और इसे साइकोलॉजी में कंडीशनिंग कहा जाता है, क्योंकि मन को कहा जाता है दैट द माइंड इज प्लास्टिक। तो जैसे एक क्ले या गीली मिट्टी का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर जैसे जैसे आप निशान बनाते चले जाते हैं वो और गहरे होते जाते हैं। बिल्कुल। सो द माइंड इज प्लास्टिक। उसके ऊपर जो भाव, जो संस्कार बार बार हमें कहे जाते हैं और हम उनको बार बार सुनते हैं, वही हमारा भाव बन जाते हैं, वही हमारा फिर भय, भ्रम, आसक्ति और अहंकार का कारण बन जाते हैं। सच में। और कुसुम जी, यहीं से मान्यताओं की शुरुआत होती है जी। बिलीफ्स। क्योंकि हर कल्चर की, हर कम्युनिटी की, हर संप्रदाय की, धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यताएं हैं जिसको वो सही मानता है। जी। हर एक का अपना अपना सही गलत, हर एक का अपना अच्छा बुरा, हर एक का अपना अपना सच और झूठ। जी। एक का सच दूसरे का झूठ होता है, एक का सही दूसरे का गलत होता है। बिल्कुल। और कुसुम जी, इन्हीं मान्यताओं के घोड़े पर सवार होकर के हम जीवन का सफर करते हैं। हाँ। जैसे पिछले दिनों निरंकारी राजपिता जी ने उन्नाव में अपने प्रवचनों में हमें वो कहानी सुनाई। जी। उन्होंने कहा कि एक आदमी घोड़े पर बैठा सर पर दौड़ा जा रहा है। किसी दोस्त ने पूछा, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? अच्छा। तो वो घोड़े पर बैठा हुआ बोला, ये तो इस घोड़े से ही पूछो कहाँ है ये मुझे ले जा रहा है। तो वैसे जाना तो मुझे दिल्ली था। और वो जो घोड़ा है ना, वही तो मन है ना? हाँ बिल्कुल। कि हमें जाना कहीं और है, पर वो जिधर लिए जा रहा है हम उधर ही चले जा रहे हैं। लेकिन कुसुम जी, समस्या यही है कि यही इंसान के मन को समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है। सच। किसी का जाना किसी दिशा में सही होता है, किसी का किसी और दिशा में। सबके अपनी अपनी दिशाएं हैं, अपने अपने उद्देश्य हैं। जी। तो ये भी निर्णय करना होगा ना मिलजुल करके आज कि सही दिशा कौन सी है। हाँ जी, बिल्कुल। और संत कबीरदास जी ने मन के ऊपर बहुत दोहे लिखे। जी हाँ। पहला देखिए कि कबीर ये मन मस्खरा। मस्खरा। मन को मस्खरा कहा। कबीर ये मन मस्खरा, कहूँ तो माने रोस। रूठ जाता है अगर इसको मन को कुछ कहा भी जाए। जी। कबीर ये मन मस्खरा, कहूँ तो माने रोस। जा मार्ग साहिब मिले, तहाना चाले कोस। वाह। परमात्मा की तरफ तो जाता ही नहीं है। जी। और ये भी लिखा कबीरदास जी ने कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। और ये भी तो कहा कि माया मरी ना मन मरा, मरमर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। वाह। और मन पर ना फिल्मों में भी बहुत गीत लिखे गए हैं और गाए गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे गीत। एक वो गीत है। जी बताइए। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। क्या बात है। और मजे की बात सुनिए, मुझे वो गाना सुनता हूँ तो ऐसे लगता है कि मन की स्थिति यही है कि जाना ना हो जहाँ वहीं जाता है दिल डैश डैश डैश। और हमारे सुनने वाले समझ गए हैं कि वो फिल्म के गाने में दिल के लिए, मन के लिए वो क्या भाव रखा गया। तो वास्तविकता में इतना चंचल है, जिस तरफ इसको रोको ये वहीं जाता है। जी। और एक और गीत की लाइन है, भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला, जाने किधर जानू ना। तो इसकी गति को समझना, इसकी चाल को समझना निसंदेह हमेशा से कठिन रहा है।
वो जैसे बिना ब्रेक के कोई कार, इंसान बस एक्सेलरेटर ही दबाए चला जा रहा है। वो कभी कहीं किसी से टकराता है, कभी कहीं किसी से, और खुद भी चोट खाता है कई बार, और औरों को भी चोट पहुंचाता है। और कुसुम जी, मन के बारे में स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही। कहते हैं कि एक वश में किया गया शांत मन संसार में सबसे शक्तिशाली होता है। मतलब एक परमाणु शक्ति है मन के पास। जी, परमाणु शक्ति। और ऐसे मन के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। वाह, क्या बात है। और मन को संभालने के लिए कई बार हम कहते हैं कि आज बहुत आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का युग है, मन को कैसे संभालें। आजकल तो मन बहुत ज्यादा बेचैन होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कितनी और चीजें हैं। लेकिन ये हमेशा से रहा। जी, आप देखिए, जब रणभूमि है कुरुक्षेत्र की, वहां जो अर्जुन के साथ बीत रहा था वो एंजाइटी ही तो थी। जी, वो कहते हैं कि केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, हाथ में पसीना आ रहा है, मेरा गांडीव गिर गया है। तो वो एंजाइटी ही तो थी, बेचैनी ही तो थी। और अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मनो वायुरेव सुदुष्करम। ये जो मन है ये बहुत चंचल है। इसका निग्रह करना, इसको बांध पाना, इसको संभाल पाना, इस पर कंट्रोल लाना, ये बड़ा कठिन है। ऐसे है मानो एक तूफान को मुट्ठी में बांधना हो। जी, तो मैं कैसे करूं? और वहां भगवान कृष्ण पहले उसको समझते हैं। जी, क्योंकि एक अच्छा टीचर जो होता है वो पहले स्टूडेंट को समझ लेता है, उसको सीधा डांट नहीं देता कि ये क्या तुम्हारी अवस्था है मन की। तो कहा कि असंशय महाबाहो मनोदु निग्रहम चलम, कि मैं समझ रहा हूं कि मन को कंट्रोल करना, संभालना इतना आसान नहीं है। असंशय महाबाहो मनोदु निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को संभाला जा सकता है। और यही आज सद्गुरु हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा का ज्ञान लेकर के एक अनासक्त आसक्ति के भाव के साथ वैराग्य वाला जीवन हो और सेवा सिमरन सत्संग वाला जीवन हो, उसी से मन को संभाला जा सकता है। इसकी बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन फिर जब चैलेंज सामने आता है तो अंकल मन जो है ना, ये फिर भटक जाते हैं। जी, तो इस भटकाव और सुलझाव की हम बातें करेंगे, लेकिन अब इस मन के बारे में संपूर्ण हरदेव बाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज क्या फरमाते हैं, आइए सुने। जी, मन तो साधो एक है लेकिन, मन तो साधो एक है लेकिन, कितने रंग बदलता है। मन तो साधो एक है लेकिन, कितने रंग बदलता है। कभी तो सीधे सीधे चलता, कभी तो सीधे सीधे चलता, कभी ये उल्टा चलता है। मन तो साधो एक है लेकिन, कितने रंग बदलता है। मन तो साधो। कभी तो बनता राम के जैसा, और कभी मन रावण है। कभी बड़ा ही पापी है मन, और कभी मन पावन है। मन के अंदर नम्रता भी, मन में
अभिमान है, कभी है मन ये पत्थर जैसा, कभी ये मोह समान है। मन तो साधो एक है लेकिन कितने रंग बदलता है। मन तो साधो। कभी तो नीम करेले जैसे मन कड़वा हो जाता है। कभी ये मिश्री जैसा बन मीठापन अपनाता है। कभी तो वैरी बनता है मन, मीत कभी बन जाता है। कभी बड़ा ही बेसुरा है, कभी है सुर में गाता ये। मन तो साधो एक है लेकिन कितने रंग बदलता है। मन तो साधो। मन मतंग है गुरु महावत, जब इसका बन जाएगा। मन मतंग है गुरु महावत, जब इसका बन जाएगा। जब इसका बन जाएगा। कहे हर देव निश्चित ही तब ये काबू में आएगा। कहे हर देव निश्चित ही तब ये काबू में आएगा। मन तो साधो एक है लेकिन कितने रंग बदलता है। मन तो साधो। सच है ना दोस्तों, मन के हजारों रंग हैं और कब ये कौन से रंग में रंग जाए हमें खुद ही पता नहीं चलता। सच में। और राकेश जी, कुछ दिन पहले ना मैंने भी मन पर एक गीत लिखा। कैसी है ये तिश्नगी हाय रे, न जाने मन क्या चाहे रे। क्या बात है। कभी ख्वाहिशों के पीछे जाए, पाके भी न चैन पाए, जाले बुने उलझाए दोष औरों पे लगाए, जैसे कोई दरिया बेतरतीब बहा जाए रे, न जाने मन क्या चाहे रे। वाह, जैसे वो शायर ने भी कहा कि ख्वाब, ख्वाहिशें, आरज़ुएं, तमन्नाएं, उम्मीदें, कैसे कैसे खिलौने देके उलझा रहा है मन। और कमाल की बात तो ये है कि जब इस उलझन से मन दुखी होता है ना, तो वो आरोप दूसरों पर लगाता है। कुसुम जी, जहाँ आपने ये बात कही ना कि दूसरों पर आरोप लगाने की
तो मुझे एक भाव मन में आ रहा है जी कि हम कितनी आसानी से दूसरों को जज करते हैं। जी हाँ। और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, ये 5 औजार हैं मन के, अच्छा, जिनके द्वारा ही हम अपने रिश्तों को बना भी रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि अक्सर हम कह देते हैं ये विकार हैं, बहुत नकारात्मक हैं, पर ये औजार हैं। और जैसे तलवार नहीं होती तो तलवार के 2 मुंह हैं, 2 धारी तलवार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मुझे भी नुकसान हो सकता है, दूसरे को भी, लेकिन अगर इस तलवार पर मैं एक हैंडल लगा लेता हूँ गुरमत का, ज्ञान और विवेक का, तो मुझे चोट नहीं लगती जी। और उसके बाद फिर मेरे पास अगर विवेक है तो मैं उसका प्रयोग करना भी सीख जाता हूँ। किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि लाभ के लिए उस तलवार का प्रयोग करता हूँ। तो मन के औजारों को अगर प्रयोग करना आता है तो मन बहुत बड़ी ताकत है, सच में। पर कुसुम जी, मन के अंदर ये जो भावनाएं हैं, विचार हैं, इन सब के अंकुर कब पड़ते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में या उससे पहले। जब एक बच्चा पैदा होता है जी, तो हम देखते हैं कि उसका मन कोरी स्लेट की तरह होता है, बिल्कुल खाली। धीरे धीरे उस पर वो पहले कुछ नाम लिख लेता है, जैसे माँ कहना या पापा कहना, फिर कुछ खिलौने, फिर कुछ कौतूहल होता है, कुछ पाने की इच्छा, फिर वो अपने माता पिता से, घर परिवार से, समाज से, दुनिया से जो कुछ भी अच्छा या बुरा सीखता है अपने भीतर उतारता चला जाता है। इसके बाद वही उसकी सीखी हुई, देखी हुई, सुनी हुई बातें विचार बनकर उसके मन में तरंगों की तरह उठती रहती हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने कुसुम जी। बचपन से हमें बहुत सारी आइडेंटिटीज के साथ जोड़ा जाता है जी। आप ऐसा देखिए, जो हम एक बायोडेटा का फॉर्म भरते हैं ना, हाँ, बायोडेटा, चाहे वो नौकरी के लिए एप्लीकेशन हो या शादी के लिए हम बायोडेटा बनाते हैं, किसी और काम के लिए, तो उस बायोडेटा में ऊपर से नीचे तक लिख करके पहचानों का ही एक मान हुजूम है। हाँ जी। नाम पहली पहचान, उसके बाद मेरा सरनेम, मेरी जाति, उसके बाद अगले कॉलम में आता है जेंडर, एक और पहचान, फिर एड्रेस, एक और पहचान, मम्मी का नाम, पापा का नाम और पहचाने, उसके बाद क्वालिफिकेशंस, ये मेरी पहचान है, फिर मेरी स्पेशल स्किल्स, फिर हॉबीज, और फिर एक्सपीरियंस काम का, और फिर समथिंग स्पेशल अबाउट मी। जी। मतलब ऊपर से नीचे तक मैंने अपने आप को इन पहचानों में, इस मन को बांधा हुआ है, ओढ़ा हुआ है, और वही मेरी घुटन का कारण है। सच। वही पहचान ही, वही अभिमान ही मुझे तंग करता है। बिल्कुल। और इस पर बशीर बद्र साहब ने क्या खूब लिखा है कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया मगर आदमी न मिला। क्या बात है। और कुसुम जी, जहाँ एक और ये पहचाने हैं, वहीं हमारे जो अनुभव होते हैं, चाहे वो इस जन्म के भी हैं, कुछ पूर्व जन्मों के भी शायद संस्कार होते हैं, उसके कारण मन के अंदर कितने प्रकार के भय होते हैं, फियर्स एंड फोबियाज। किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को पानी से, किसी को हाइट से। तो कितना कुछ है इस मन के अंदर, जो समंदर के अंदर वाला आइसबर्ग का हिस्सा है, वो उसमें स्टोर्ड है सब कुछ। जी हाँ। और उसके बाद भी रोज इतने विचार, मतलब विज्ञान कहता है कि लगभग 60-70 हजार विचार डेली इस मन के अंदर आते हैं। 60-70 हजार? जी हाँ। आप सोचिए ना, कितना लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं एक हॉल में से, जिसको हम माइंड कह रहे हैं। और कुसुम जी, एक सुबह अनुभव हुआ, मोबाइल चेंज किया। अच्छा। और उसमें डेटा डाउनलोड किया, तो मोबाइल में सिग्नल आ गया कि आपकी जो स्पेस है, स्टोरेज स्पेस, वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो चुकी है, इसमें से डेटा डिलीट कीजिए। अच्छा। और मैंने जाकर के देखा, तो मैंने कहा देखता हूँ कोई फाइल्स इंपॉर्टेंट हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, क्या हैं। आप यकीन जानिए 95% डेटा जो मेरे मोबाइल में पड़ा था वो व्यर्थ था, यूजलेस डेटा जी। और मैंने सब डिलीट कर दिया और मोबाइल खाली था। एकदम से ख्याल आया कि हम अपने दिमाग में, मन में इतना नॉन एसेंशियल, यूजलेस डेटा फीड करते रहते हैं जिसकी आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए मन बोझिल हो जाता है। और कोई कहने वाला भी नहीं है कि आपकी मेमोरी फुल हो गई है इसे डिलीट कीजिए। जब फुल हो जाती है तभी बेचैनी होती है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और तब हमें सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए, सेवा, सिमरन, सत्संग का पॉजिटिव डेटा डालना चाहिए, नेगेटिव अपने आप डिलीट हो जाता है। सच में। तो आसान तो नहीं है इसको संभाल पाना, लेकिन संभव है। और संभव है ज्ञान के साथ, विवेक के साथ। लेकिन जब विवेक न हो तो क्या हो जाता है इस मन को, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? जाहिर सी बात है, वो नीचे गिरेगा,
इसे ऐसे समझें कि जैसे मन एक सीढ़ी है, अगर इंसान ऊपर की तरफ गया तो फरिश्ता और नीचे की तरफ गिरा तो शैतान हो जाता है। हम इतिहास उठाकर देख लें, जितने भी युद्ध हुए हैं वो सब शैतानी मन की वजह से हुए हैं। और अगर आजकल की बात करें तो चाहे तो अखबार उठाकर देख लें या न्यूज़ चैनल्स देख लें, ऐसी ऐसी खबरों से भरे पड़े हैं जो मन को विचलित करती हैं जी। अभी हाल ही में राकेश जी एक खबर पढ़ी कि एक पसंदीदा चैनल देखने को लेकर 2 छोटी बच्चियों में लड़ाई होती है, और जो छोटी बच्ची है वो महज 10 साल की है, वो फांसी लगा लेती है। और दूसरी खबर कि माँ मोबाइल देखने से मना करती है और बच्चा माँ को ही मार देता है। ये तो आजकल ऐसी चीजें पढ़ के लगता है कि मनुष्य का मन कहाँ जा रहा है और कितना उसको संभालने की, कितनी संयमित करने की आवश्यकता है। इसीलिए तो निरंकारी राजमाता जी हमेशा कहते थे कि बचपन से ही बच्चों को संगत में लाएं, क्योंकि वही संस्कार आगे जाकर के उनका जीवन बनेंगे, उनका स्वभाव बनेंगे, उनका चरित्र बनेंगे और उनकी नियति बनेंगे। जी। अब देखिए, क्राइम एंड पनिशमेंट नाम का कुसुम जी जो एक उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध है जी। उसमें जो लेखक हैं दोस्तोयेव्स्की, वो स्पष्ट रूप से अपने उस चरित्र निर्माण के अंदर बता रहे हैं कि एक नौजवान है, बचपन से ही वो देख रहा है कि एक महिला है जो व्यापारी हैं और इंटरेस्ट पर लोगों को पैसा देती हैं और बहुत क्रूर हैं। उस महिला को देख करके उसके मन में ये भाव आता है कि ये महिला इतनी क्रूर है, ये मर क्यों नहीं जाती। और इवेंचुअली एक दिन जब उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, वो वहां जाता है और उस महिला का जाकर के वो मर्डर कर देता है। तो लेखक ने यही बताया कि मर्डर उस दिन नहीं हुआ था, मर्डर उस दिन से प्रारंभ हो चुका था जिस दिन उसने ये सोचना शुरू किया कि ये महिला मर क्यों नहीं जाती। कमाल है। विचारों के बीज अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे एक बहुत विशालकाय वृक्ष का रूप ले लेते हैं और फिर वो परिणाम का रूप बन जाता है। सच। और कुसुम जी इसी कारण से समाज में जो ये विकृत रूप हम कई बार देखते हैं, जहाँ पर एडिक्शंस हैं या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, और कई बार तो लोग इसको एक टैबू मान लेते हैं कि नहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं हैं और हम वैसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि अगर मन हमारा ठीक तरीके से नहीं कार्य कर पा रहा है, कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, कोई मानसिक समस्या है, तो हम उसको एक डॉक्टर के पास जाकर के उसका इलाज करवाएं। बिल्कुल। उसके पीछे का जो कारण है, चाहे वो दवा से, चाहे वो थेरेपी से, उसको ठीक अवश्य किया जाए। जी दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर पुलकित जो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जी। तो डॉक्टर पुलकित, सबसे पहला प्रश्न, जो आजकल हम जो इतना डिप्रेशन, अवसाद और एंग्जाइटी, बेचैनी की बात करते हैं, हालांकि हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती और हर बेचैनी एंग्जाइटी नहीं होती है, ये बहुत गहरे शब्द हैं और हमें समझ लेना चाहिए कि इनके सिम्टम्स क्या हैं और इनका निवारण कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर पुलकित, आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये जो टर्म्स हैं, ये एक मेडिकल डायग्नोसिस है, यानी कि ये एक साइकियाट्रिक बीमारी को दर्शाते हैं। तो एक साइकियाट्रिस्ट जो होता है या एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है, वो कई सारी चीज़ों पर ध्यान देता है। इस बीमारी को देखने के लिए, समझने के लिए कई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस व्यक्ति में मिलना ज़रूरी होती हैं। इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी को जो उदास है उसे डिप्रेशन नहीं होता। जिस प्रकार हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें घबराहट होने लगती है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम बहुत उदास हो जाते हैं, किसी काम करने में मन नहीं लगता, बहुत जल्दी थकान होने लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये उदासीनता है, ये घबराहट है। इसे हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन टर्म देकर इसको डिसऑर्डर ना बना दें। अगर डिप्रेशन बीमारी को हम समझना चाहते हैं तो उसमें लंबे समय तक रहने वाली उदासीनता, किसी भी चीज़ में मन ना लगना, साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जिनमें पहले खुशी मिला करती थी उनमें खुशी ना मिलना, और तो और साथ में ऐसा होना कि बहुत जल्दी थक जाना कुछ भी काम करने पर, ये कोर सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। इसके साथ में कई सारे और भी लक्षण आते हैं, जैसे कि भूख या तो बहुत ज़्यादा लगना या बहुत कम लगना,
अक्सर नींद में बदलाव आना, ऐसा कि नींद आती ही नहीं है या कई लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, विचार बहुत तेज़ी से चलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, सोच नहीं पाते हैं और इस बात की समझ नहीं आती है कि ये उदासीनता है किस वजह से। इन सब चीज़ों से निपटा कैसे जाए? तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है इनके बारे में बात करें। अपने माता पिता से बात करें, अपने दोस्त मित्र से बात करें। अगर आपके कोई टीचर हैं, कोई मेंटोर हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं तो उनसे बात करें, क्योंकि जब हम ऐसी परेशानियां जो हमारे जीवन में आती हैं वो किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं, वो वज़न जो ये परेशानियां हमारे जीवन में लेके आती हैं वो डिवाइड हो जाता है। उस वज़न को उठा पाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि कोई आउटलेट ढूंढें। आउटलेट यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है कि जिसको करके हमें थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। मान लीजिए किसी के लिए वो फिज़िकल एक्सरसाइज होता है, किसी के लिए वो दोस्तों के साथ बाहर जाके मूवी देखना होता है, किसी के लिए गाने सुनना होता है, किसी के लिए खाना बनाना, किसी के लिए गार्डनिंग करना, वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। जब तक हम इस आउटलेट को अपने जीवन में रखते हैं तो ये जो डर, परेशानियां, घबराहट, उदासीनता होती है उसको अपने जीवन से निकालने के लिए हमारे पास एक जरिया रहता है, इसीलिए हम इसे आउटलेट कहते हैं। और अगर बातचीत करने से भी, आउटलेट ढूंढने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो अवश्य ही हम एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाकर थेरेपी भी ले सकते हैं। जी, थेरेपी भी लेना चाहिए और जो आपने सलाह दी वो भी करना चाहिए। बहुत ज़रूरी जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी डॉक्टर पुलकित जी। एक और प्रॉब्लम जो हमें यूथ में अक्सर नशे के एडिक्शन के रूप में देखने को मिलती है, जिसे न केवल यूथ बल्कि परिवार और यहाँ तक कि समाज भी प्रभावित होता है, तो इससे कैसे डील किया जाए? तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एडिक्शन क्या है। एडिक्शन जो है वो एक मानसिक बीमारी है। अगर ऐसा कुछ होता है कि मुझे कोई काम करना बहुत अच्छा लगता है और मैं बार बार कर रहा हूँ तो वो एडिक्शन नहीं है। या मुझे एक ही चीज़ खानी पसंद है और मैं वही खाता हूँ तो वो एडिक्शन नहीं है। ये सब आदतें हैं, ये सब हमारी पसंद नापसंद की बात है। इस मानसिक बीमारी का एक बहुत बड़ा लक्षण ये रहता है कि जब किसी आदत पर से हमारा कंट्रोल चला जाता है तो फिर हमारा सारा समय उसी आदत में जाने लगता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में और भी काम है, हमारे जीवन में और भी व्यक्ति हैं। हमारा खाना खाने का भी मन नहीं होगा, हमारा मुंह हाथ धोने का भी मन नहीं होगा, हमारा अपने काम कार्य पर जाने का भी मन नहीं होगा, घर में किसी से बात नहीं करेंगे, सारा समय उसी आदत में ही चला जाएगा। एडिक्शन इतनी सीवियर, इतनी बड़ी बीमारी है। एडिक्शन का मतलब होता है एक ऐसा मानसिक रोग जिसमें आपका कंट्रोल उस वस्तु या उस आदत के ऊपर से हट गया है। यानी कि आप चाहते भी हैं खुद को रोकना, लेकिन आपका मन अपने आप को रोकने नहीं देता है और आप उसी चीज की ओर वापस खिंचे चले जाते हैं। इन एडिक्शन देयर इज अ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वन सेल्फ। और इस वजह से होता ऐसा है कि व्यक्ति जब उस आदत से दूर भी जाना चाहता है, वो व्यक्ति देख भी रहा है कि मेरे परिवार पर और मेरे जीवन पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तब भी वह इंसान उस आदत से दूर नहीं जा पाता और यही बीमारी है। अब इससे डील कैसे किया जाए? तो इससे डील करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ये पहचानना कि एडिक्शन यहाँ पे आ चुकी है, कि एडिक्शन की ओर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है। जब ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं, समझ आने लगता है जो कि उस व्यक्ति को स्वयं और परिवार वालों को, तो जब ऐसा होता है तो बहुत ज़रूरी है उस वस्तु से अपने आप को दूर रखना और उस वस्तु पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मेंटल हेल्थ वर्कर के पास, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट किसी भी प्रकार से, हम जाएं और हेल्प लें, क्योंकि एडिक्शन के साथ जूझना या डील करना बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं और कई बार तो दवाइयाँ भी यूज़ करनी पड़ती हैं। प्रयोग करते हैं इन दवाइयों का और इन टेक्निक्स का तो एडिक्शन से भी छुटकारा मिलता है। पर एडिक्शन में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये भी एक मानसिक रोग है। जब घर में कोई बीमार होता है तो क्या उसे डांटते हैं, क्या उसे मारते हैं, क्या उसे बाकी सबसे दूर कर देते हैं, या फिर उसे प्यार करते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो? हम सब इसका उत्तर जानते हैं।
बीमार व्यक्ति पर अगर हम और बोझ डालेंगे, उन पे लांछन डालेंगे, उन्हें फैमिली से ही दूर कर देंगे तो उनकी बीमारी और बिगड़ जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि फैमिली जो है वो भी पेशेंट को सपोर्ट करे और अपना रोल निभाए इस बात में, ताकि पेशेंट जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और पुलकित जी, एक और विषय है जिसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ी समस्या होती है। कई बार हम देखते हैं कि पुरुष महिलाएं, हालांकि ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही ऐसा देखा जाता है, उनको ऐसे लगता है कि वो सिर घुमाने लग जा रहे हैं और अक्सर ये कह देते हैं कि इनके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई है, और फिर वो झाड़ फूक भी करवाते हैं इत्यादि इत्यादि। तो साइकियाट्री, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, व्हाट डज साइकियाट्री से अबाउट दिस? देखिए, हम सब ने ही अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा कुछ देखा ज़रूर होगा। कई बार सुन लेते हैं कि उनके ऊपर भूत आ गया, उनके ऊपर ऊपरी आत्मा आ गई, उन्हें कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है। तो ऐसा समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। तो अगर हम इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं तो साइंस के हिसाब से हमें ऐसा ही समझाया जाता है कि ये मानसिक रोग है, जिसे कि बहुत सारे डिफरेंट डायग्नोसिस में हम बहुत सारे नाम से पुकार सकते हैं। और क्या नाम दिया जाएगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स या लक्षण एग्जैक्टली कैसे हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो ऐसे हमारे को देखने को मिलता है वो इस प्रकार के लक्षण के साथ स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है कि जिसमें हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जिसे ये बीमारी है वो समझ नहीं पाता है कि मेरी रियलिटी में क्या सच है और क्या ऐसा है जो मेरे मन की उपज है। कि अगर मुझे कोई आवाज़ आ रही है तो शायद वो सच में वहाँ नहीं है, शायद ये मेरे मन की उपज है। ये वो समझ नहीं पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई है जो आवाज़ दे रहा है। कई लोगों को कोई दिखाई भी देता है, कई लोग ऐसे भ्रम में भी आ जाते हैं। ये सब उस बीमारी का हिस्सा है। स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा और भी ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनमें कि ऐसे लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जिन्हें हम बोलते हैं। लेकिन इन सारी बीमारियों में समझना बहुत ज़रूरी यही है कि भूत, प्रेत, साया, इन सब की वजह से ऐसा नहीं होता। ये सारी ही बीमारियां इस वजह से होती हैं कि या तो हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स हैं उनका लेवल ठीक नहीं है, कुछ कम या कुछ ज़्यादा है, या फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसे कि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और एक रिएक्शन ऐसा बना रहा है जिस वजह से हमें ये सब लक्षण देखने को मिल रहे हैं। किसी भी तौर पर अगर हम समझें तो ये सब मानसिक बीमारियां हैं और इनका इलाज करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता होती है। Thank you so much, Dr. Pulkit, for having shared your invaluable inputs. राकेश जी, मुझे डॉक्टर पुलकित जी से इतने बेहतरीन सॉल्यूशन सुनकर वो शेर याद आया कि अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। जी हाँ, हालांकि अगर अपने मन को थोड़ा सा समय दे करके ठहर कर कभी मंथन करे ना तो साफ पता चलता है क्या क्या खामियां हैं मुझ में। जी हाँ, रुकते ही तो नहीं है हम। तो कुछ देर रुकना, सिमरन करना, निरंकार के साथ जुड़ना सदगुरु के द्वारा दिए हुए इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, वो बहुत आवश्यक है। तो आइए कुछ देर रुकते हैं और सुनते हैं ये मधुर गीत। जी। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। ओ प्रीता लालै सच्चियां, गुरु चरणा विच दे खुशियां। ओ प्रीता लालै सच्चियां, गुरु चरणा विच दे खुशियां। असी भी पढ़िए दे अनमोल रतन। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो
और दोस्तों, जहाँ मन जैसे इतने गहन और गहरे विषय की बात होती है, वहाँ अवश्य हमें एक ऐसा मार्गदर्शन चाहिए जो हमारे इस मन को सही दिशा की ओर लेकर के जाए। और हमारा सौभाग्य है कि आज निरंकारी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं परम आदरणीय जोगिंदर मनचंदा जी, मेंबर इंचार्ज फाइनेंस एंड अकाउंट्स, संत निरंकारी मंडल। आदरणीय मनचंदा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। मनचंदा जी, जहाँ मन की बात आती है तो अक्सर मन को चंचल कहा, खास करके जब बच्चों की बात आती है कि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। और जैसे ही बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखा जाता है तो ऐसा लगता है कि मन चंचल से अब चालाक हो रहा है, झूठ भी बोलता है, बहाने भी बनाता है, आकर्षण में फंस भी जाता है। और आजकल के आधुनिक युग में तो सोशल मीडिया का, इंटरनेट का ज़माना है, इतना कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म है, तो युवा मन के साथ जुड़ी हुई ये परेशानी तो है। आपके पास अनेकों युवा आते हैं, अपनी ज़िंदगी को साझा भी करते हैं, समस्याएं भी पूछते हैं और आप उन्हें उत्तर भी देते हैं सद्गुरु की कृपा से। तो आप बताएं कि ये जो मन का मिजाज है, खासकर युवा आयु में, उसको कैसे संतुलित किया जाए, कैसे संयमित किया जाए? हाँ जी राकेश जी, दास समझता है कि ये मन का मिजाज खासकर युवा वर्ग का जी, ये तो प्रकृति का एक साधन है। अगर हम इसको सोचें, ये प्रभु की ऐसी देन है कि इस उम्र में आके एक ख्याल आता है कि हम और प्रोग्रेस कैसे करें। जो मेरे इर्द गिर्द है, जो मेरे पास है, जो मुझे नजर आता है, उससे अधिक जाने को मन करता है और यही प्रकृति की निशानी बन जाता है जी। किसी के मन में तो आया होगा कि क्या मैं उड़ सकता हूँ, और फिर जहाज बन गया होगा। क्या बात है। तो शुरुआत तो यहाँ से होती है और प्रकृति हमेशा युवक लेके आते हैं। लेकिन ये संसार है, जैसे आपने कहा, आकर्षण है, तो बड़ी ज़रूरत ये होती है कि जब मन तो सोचता ही है और पहले नेगेटिव सोचता है और 75% नेगेटिव सोचता है जी, शक्ति ये चाहिए होती है फिल्टर आउट करने की कि जो उसमें भले की चीज़ है उसकी तरफ मन कैसे जाए। कबीर साहब ने तो एक जगह लिखा है कि मन धावता है तो धावन दे, तन कर राखो दृढ़, कि अगर आपका मन दौड़ता है तो उसको दौड़ने दो, उसको मत पकड़ो। लेकिन अगर वो कोई नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, उस समय अपने शरीर को उसके पीछे जाने से रोक लो। क्या बात। तो फिर ये प्रोग्रेस का साधन बन जाता है। तो दास तो कोशिश यही करता है कि अगर हम संगत में आते हैं ना, सत्संग में आकर बैठना मन की साधना है। आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर सत्संग चलता है उसमें आप आकर बैठते हैं, आप सबको सुनते हैं और सुनते हुए आपके माइंड में कभी कुछ बातें भी आती हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते जी। तो मन की साधना के लिए, मन को स्ट्रेट करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है कि हम संगत में बैठें। दैट इज़ ए प्लेस ऑफ कंबाइंड मेडिटेशन। वाह। वहाँ हम सारे इकट्ठे ही बैठते हैं। तो इसी को बेस करते हुए ध्यान में आता है कि हम अगर कोशिश करें, यूथ भी कई बार बात करते हैं जी, तो ये एज है, भटकन आती है मन के अंदर, आकर्षण भी बहुत है, पर जो सत्संग में आने वाले नौजवान हैं वो बड़ी जल्दी से अपने आप को बैलेंस करके वापस अपनी स्ट्रीम पे चलते हैं। ये देखा है जी, ये गुरु की कृपा से जी। और राकेश जी, जहाँ तक युवा की बात आती है जी, मैं अपने ही बात बताता हूँ आपको। मेरी सोच ही बड़ी संकीर्ण थी। संगत में आता था, समागम में आता था, सेवा करते हुए इतने नैरो माइंडेडनेस से यूथ को देखता था कि वाई दे आर मीन ड्रेस्ड लाइक दैट, वाई दे आर टॉकिंग लाइक दैट। ये दास का प्रोस्पेक्टिव जो है वो बदला जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की विचारें सुननी शुरू की। क्या बात है। तब एकदम फिर देखने का नजरिया बदलते ही मुझे लगने लगा कि ये तो इतने पवित्र हैं सारे के सारे ये तो समय के हिसाब से चेंज आ रहा है। और कई बार यूथ ये भी पूछता है कि मन बड़ा बेचैन है, क्या करें। फिर दास बोलता है कि आप देखो, 2 ही लाइनें सतगुरु ने समझा के हमारे मन को शांत किया है। एक तो बेनिफिट ऑफ डाउट दो। जब हम दूसरे पर डाउट करते रहते हैं ना तो मन बेचैन होता रहता है। एंड डोंट बी जजमेंटल। आदरणीय मनचंदा जी, अगर हम एक शब्द में कहें तो वो कौन सा एक आधार है जिसे देकर बेचैन मन को समझाया जा सकता है? ये आधार तो कुसुम जी निरंकार ही है जी। जब ये विश्वास मन में आ जाए कि जो करने वाला है, जो सतगुरु समझाते हैं कि ये परमपिता परमात्मा है, तो मन विचलित होने से बच जाता है जी। एक्चुअली मन का काम है प्रोग्रेस, लेकिन मन फंस जाता है बेचैनी में।
तो उस बेचैनी से निकलेगा तो प्रोग्रेस करेगा। तो इसलिए अगर मन को सत्संग में आते हैं तो अपने आप ही आधार निरंकार के ऊपर इसका विश्वास टिकने लग जाता है, ये परिवर्तन आता है जी। तो अपने पर्सपेक्टिव को, अपने दृष्टिकोण को केवल संसार से निरंकार में स्थापित करके हम इस मन को स्थिर भी कर सकते हैं, सहज भी कर सकते हैं। हाँ जी राकेश जी, इसको स्थिर और सहज तो करना है, पर इसकी उड़ान को रोकना नहीं है। एक्चुअली देखो, शरीर का अगर हम एक्सरे करें ना, मन है नहीं कहीं भी। मन क्या है? मन है मनन करने की लगातार प्रक्रिया, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको हम सोचते रहते हैं। मन, दिमाग और दिल के बीच की एक लगातार एक इतनी बड़ी श्रृंखला है जो चलती चली जाती है जी। इसको स्थिर तो करना है, स्थिर के साथ जोड़ के, लेकिन इसकी उड़ान नहीं रोकनी, क्योंकि अब एक एज्ड आदमी की तरह अगर मैं बात करूं तो ये हर युग में होता आया है। महाभारत सीरियल देख रहा था तो उस समय जो भीष्म पितामह है वो बैठ के बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दुर्योधन या उसके भाई या और लोग आजकल किस तरह के सोचते हैं, किस तरह बात करते हैं। तो उस समय भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आजकल की पीढ़ी को ये क्या हो रहा है। तब समझ आया कि ये हर पीढ़ी यही कहेगी, हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। लेकिन ये जो प्रोग्रेस है, ये जब नए थॉट्स आते हैं, ये मन में ही आते हैं ना, तो स्थिर के साथ जुड़ के स्थिर रहना है, लेकिन मन को प्रोग्रेस के अंदर लगाना है। क्या बात है, ये एनर्जी है, इसको चैनलाइज करना है, लेकिन आगे तो जाना है। बिल्कुल। और यही सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी कहा कि मन की स्थिरता का मतलब मन को रोकना नहीं है। गति जितनी भी हो, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर अगर गाड़ी चलाना जानता है तो वो 100 की स्पीड पे भी गाड़ी को स्टेबिलिटी से चला सकता है। वाह। तो यही बात कि दृष्टि भी हो, दिशा भी हो और ध्यान भी निरंकार के साथ जुड़ा हो, हम इस मन को संभाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे वॉइस डिवाइन के लिसनर्स को इतने अहम, इतने महत्वपूर्ण और लाभदायक आपने इनपुट्स दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी। तो अब इस प्रेरणादायक बातचीत के बाद जो हमारे मन को आधार देते हैं, जिन्होंने हमें इस भव सागर से पार लगाना है, हमारे सतगुरु, उनकी रहमतों का गीत सुनते हैं जी। जद रहमतां होवन तेरियां सानू आपे चुन दे राजे, सतगुर सोना कर दे, जे सतगुर सोना कर दे ओदी काफी एक निगाह, असी अज़लां ताईं तरजीए, असी अज़लां ताईं तरजीए, सानू चरनी लो बिठाए, ओदा गुरमति अंदर वास है, ओदा गुरमति अंदर वास है, ओनू दिल विच लवो वसा, फिर मैं ना चित विच आमदी, फिर मैं ना चित विच आमदी, जो सतगुर नू ले पा। तोड़ा साथ प्यारा सारी दुनिया नू, सतगुर दवो सहारा सारी दुनिया नू, नजर कर्म दी हो जे मन चाहुंदा है, तू खाली मुड़दा नहीं जो आउंदा है, सानू दसना भी पिया नहीं ओहा, बिना दसे ओ ना फड़िया, तुसी तक्किया जी ऐसा इको वार, लखां वारी मैं थरिया, तुसी तक्किया जी ऐसा इको वार, लखां वारी मैं थरिया, लखां वारी मैं थरिया। सागर है रोली फिरदा, सतगुर आन बचावो, साडा की है पता टिकाना, आपे ही जड़ लावो, मैं कमला मेरी रूह कमली, ये रंग तेरे की जाने, अपने रंगी रंगो, सानू सच दा पाठ पढ़ावो, सानू टुटणों बचावे हर वार, तुसी जो कर्म करिया, तुसी तक्किया जी ऐसा एक वार, लखां वारी मैं थरिया, लखां वारी मैं थरिया, लखां
राकेश जी, जैसा कि अभी आदरणीय मनचंदा जी ने बताया कि मन को रोकना जरूरी नहीं, बल्कि इसे एक सार्थक दिशा में चलते रहना चाहिए, है ना? लेकिन कहाँ ठहरना है और कहाँ चलना है, अब हम इस पर बात कर लें। जी। जैसे अगर मेरा मन कहे कि मैं बहुत अच्छी हूं तो ठीक है, ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मेरा मन कहे कि मैं ही सबसे अच्छी हूँ, अब यहाँ मन को रोकना पड़ेगा। अगर मेरा मन कहे कि मुझे बहुत सारा धन कमाना है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा मन कहे कि मुझे दूसरे के हिस्से का भी चाहिए, यहाँ पर मन को रोक लीजिए। अगर मेरा मन कहे कि मुझे किसी पर प्यार आ रहा है, सम्मान आ रहा है, वो प्यार, वो सम्मान मर्यादित ढंग से उस तक पहुँचाएं। और अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो रोक लें, क्योंकि गुस्से से अपना ही नुकसान होता है। सच। और अगर मेरे मन में किसी की तारीफ, प्रशंसा आ रही है तो खुल के तारीफ कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं। आप भी। जी शुक्रिया। और अगर सामने वाले में कमियां दिख रही हैं, यहाँ पर जजमेंटल होने से अपने मन को रोकना होगा। किसी को जज करना हमारा काम नहीं है, बिकॉज सब अपनी अपनी जगह सही है। सच में। और कुसुम जी, एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं। जी। हम सबका निर्माण पंच महाभूत से हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और जिसमें जो तत्व ज्यादा होता है उसके स्वभाव में वही आ जाता है, वही उसकी पर्सनैलिटी बन जाता है। किसी में अग्नि तत्व ज्यादा है तो आप बताइए उसका स्वभाव कैसा होगा? उसको बहुत गुस्सा आएगा। अच्छा, किसी में अब मान लीजिए जल तत्व ज्यादा है तो वो इमोशनल ज्यादा होगा, छोटी छोटी बात पर रोना आ जाएगा। मेरी तरह। और जिसके अंदर आकाश तत्व ज्यादा है, जी, आकाश का गुण होता है शब्द, स्वर, तो वो संगीतज्ञ बहुत अच्छा बनता है, उसको स्वर बड़े अच्छे लगते हैं। और किसी के अंदर वायु तत्व है तो वो इंटेलिजेंस और पढ़ाई लिखाई के काम करते हैं जी। और किसी के अंदर पृथ्वी तत्व है तो वो सोता रहता है। अच्छा। वो आलसी होते हैं। तो हर एक के अंदर अपने अपने अलग अलग तत्व हैं, हम किसको जज करें? फूल भी अच्छे हैं, कांटे भी अच्छे हैं। इस सृष्टि में, प्रकृति में सब कुछ किसी कारण से बना है। सो लेट अस नॉट जज एनीवन। हाँ, हम अपने जीवन के अंदर इन तत्वों का संयम और संतुलन बनाने का प्रयास करें ताकि उनकी उत्तम अभिव्यक्ति हो पाए और उनकी खूबसूरती भी बनी रहे। जी। तो इसी तरह से हमें समझना होगा कि कहाँ पे मन को रोकना है और कहाँ पे मन को चलने देना है, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। बिल्कुल। जैसे बच्चों को संभालते हैं ना, ऐसे ही अपने मन को संभालना है। बस अपने मन को अपने सामने साक्षी रूप में देख करके उसे संभालना है, उसकी उंगली पकड़ के चलना है, फिर मन सही दिशा में जाता है। उसको एकदम से अगर हम स्वच्छंद छोड़ देते हैं तो फिर भटक जाएगा, छोटे से बच्चे की तरह। जी हाँ, मन के बच्चे को समझाएं, संभालें। लेकिन राकेश जी, यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब ये मन का बच्चा जिद्दी हो जाए या हट कर बैठे और हमें ये लगे कि नहीं मान रहा है, तो फिर इसे डांटना भी बहुत जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो मन उस ओर बहता चला जाता है और गलत धारणाएं कभी बुनना शुरू कर देता है। तो मुझे उस वक्त खुद अपने मन से ये कहना पड़ता है कि नहीं, बस अब यहीं पर रुक जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो ऐसे ही खुद से बातें करके मन को समझाएं, संभालें जी। अच्छा, एक और बात कही जाती है, दृष्टा बनना, है ना, कि किस तरह से मन को देखना है जी, ये किधर को जा रहा है। और जब हम मन को साक्षी भाव से दृष्टा बनकर देख पाते हैं तभी इसको डायरेक्शन भी दे पाते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और वो तभी संभव है कुसुम जी जब हम अपनी पहचाने छोड़ते हैं। मैं राकेश हटा दें, मैं मुटरेजा हटा दें, मैं दिल्ली का रहने वाला हटा दें, मैं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी बोलने वाला हटा दें। जितनी पहचाने हैं, नेति नेति नेति, न इति न इति न इति, जब सारी पहचानों को हटाते हैं तभी हम साक्षी बन पाते हैं। सच। एक बार कुसुम जी, किसी एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज, मैं मन को समझना चाहता हूँ। अच्छा। संत ने कहा कि मन एक अनमोल खजाना है जो हमारे भीतर ही छुपा है। ये हमारी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों का स्रोत है। इसे समझना आसान नहीं होता। रोज सुबह कुछ देर शांत बैठकर मन की बातों को दृष्टा बनकर देखो, उसे सुनो, समझने की कोशिश करो। जब तुम मन को जान लोगे तो वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। इससे बातें क्या करो। उसने संत की बात मानी। धीरे धीरे मन शांत होता रहा। उसने जाना कि मन को समझना और नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है और इसे करने के लिए दृष्टा बनकर मन को देखना होगा। जी हाँ, और अगर इस तरह से जब हम मन को देखेंगे ना, तो मन की उलझने हमें डराएंगी नहीं, मन की बेचैनियां हमें रुलाएंगी नहीं। फिर ऐसा लगेगा कि जैसे
मन अलग है और मैं अलग। जैसे मान लो कि मैं कोई डरावनी मूवी देख रही हूँ, लेकिन डरने के साथ साथ मैं खुद को ये भी समझा रही हूँ कि ये तो मूवी है, मैं इससे अलग हूँ। जी। एक बार ना राकेश जी, मैंने एक रेडियो ड्रामा में भारत माता का रोल किया। अच्छा। हाँ, भारत माता जो कि बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं और कराह रही हैं। वो रोल करते हुए मैंने महसूस किया कि मैं कराह रही हूँ, मेरे आंसू भी बह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं कुसुम हूँ। तो उस दर्द को, उस भारत माता की पीड़ा को मैंने आत्मसात नहीं किया। हाँ, मैं ही रोने वाली हूँ, लेकिन मैं ही खुद को देखने वाली भी हूँ। ये रोने वाला, ये हंसने वाला मन मेरा है, लेकिन मैं मन नहीं हूँ। उस रोल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हाँ। और जो किरदार प्ले करते हैं थिएटर में आर्टिस्ट या फिल्मों के अंदर भी, वो भी कई बार इतना खो जाते हैं उस कैरेक्टर में कि उनके लिए उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। बस वही बात है कि हम जीवन के किरदार निभाते निभाते किसी किरदार में इतने आसक्त ना हो जाएं कि उससे बाहर निकलने में बेचैनी हो, दिक्कत हो। इसलिए रोज अपने आप को याद कराना कि मैं ये नहीं हूँ जो शीशे के सामने दिखता हूँ। जब भी शीशे के सामने खड़े हो तो एहसास कराएं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। सच। तो आपने किरदार की बात करके याद दिला दिया कि अब हम अपने अगले सेगमेंट रंगमंच की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। फील्स लाइक आई एम स्टक। बात तो सही है। सॉरी, कुछ कहा आपने? देखिए ना, चलते चलते आप फिर से यहाँ आ गए। कहाँ आ गई भाई? अरे आप भी ना, अभी पीछे ही तो मिले थे हम। देखिए, मैं आपको नहीं जानती, क्या बोल रहे हो? अरे आप भी ना, वैसे वो आगे इंतजार कर रहा है आपका। हैं? कौन? पता नहीं क्या बोली जा रहे हो, हटो यहाँ से। अजीब आदमी है, कुछ भी बोले जा रहा है। क्या हो गया? परेशान लग रही हो। अरे बहन जी, वो आदमी पता नहीं क्या बोल रहा है। कौन? ओफो, तुम भी ना, कितना दिनों बाद मिली रे मेरे को। देखो तू जरा कमजोर हो गई रे तू, खाती वाती नहीं क्या सही से? और वो पिछली बार वाली एंजाइटी लाई हो इस बार भी? ओ हेलो, एक मिनट। कौन सी एंजाइटी? कौन सा खाना वाना? हो कौन आप? मैं जानती भी हूँ आपको। अभी तो मिले थे पिछले साल। क्या मेम साहब मेरे को भूल गए? तेरे वास्ते ही तो ये सब लगाया, ये बर्गर, पिज्जा, पास्ता, मोमो, मैगी ले लो रे। क्या? मेरे लिए? और ये सब्जी के ठेले पर पास्ता, मोमो, बर्गर? मैं जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं, अजीब लोग हैं। हो क्या रहा है मेरे साथ? आगे मिलेगा वो। पता नहीं कौन मिलेगा, हद है। आराम से आराम से, ऐसे कौन भागता है भाई? जी देखिए वो। अरे भाई साहब, तुम्हारी भागने की आदत गई नहीं अभी तक। हैं? क्या? मैं अभी अभी आया और तुम अभी भी उसी हालत में भाग रही हो। एक मिनट, अभी अभी नहीं, अभी अभी। नहीं, मेरा अभी अभी ही निकलेगा, पर तुम बोलो, अभी तक कोई सुधार नहीं किया? चल क्या रहा है? कौन हो तुम लोग? नहीं जानती तुम सबको। भेजा फ्राई कर दिया है मेरा। कोई प्रैंक हो रहा है तो बता दो। मेरी हाइट पर मत जाना। हाँ, हाथ पैर सही से चला लेती हूँ, और जुबान तो पूछो मत। एक डायलॉग मारा ना तो क्या? हाँ, तो क्या करेंगे आप? सिर्फ डायलॉग मारने से ही कुछ नहीं होता। काश आपने एक्शंस भी लिए होते। अब तुम कौन हो? रिलैक्स, इसे अपनी जगह ही समझिए। एक्चुअली ये आपकी ही है। क्या मेरी जगह है? आई हैव अ प्रॉपर्टी। जी, पूरी की पूरी। क्यों, आपको यकीन नहीं? नहीं। वो समझ सकता हूँ, आपको कभी अपनी बात पर यकीन होता ही कहाँ है। यू आर वन ऑफ दोज अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज। जी। वैसे आपको तब भी यकीन नहीं तो मैं आपको रजिस्ट्री दिखा सकता हूँ। मेरे नाम पर रजिस्ट्री? जी। है? नहीं। तो बोला क्यों? दिखाने के लिए कि बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं आप। जी, पर मेरे साथ ये झूठा खेल क्यों? देखिए मैम, मैं सही गलत, सच और झूठ से परे हूँ। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखना चाहते हैं, मैं वही सोचता हूँ, वही बोलता हूँ और वही दिखाता हूँ। इन शॉर्ट, मैं प्रैक्टिकली सच ही बोलता हूँ और कहता हूँ कॉपी दैट। देखिए, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं नहीं, आप खुद बहुत कंफ्यूज्ड इंसान हैं और उस चक्कर में ऑलरेडी सब गुड़ गोबर कर चुके हैं। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज।
You have already messed up a lot of things, dear. ये ठीक है? हाँ, बेटर। 1 मिनट, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मेरी बेइज्जती हो रही है? एक और नेगेटिव स्टेटमेंट। लगता है आपको विक्टिम बनने की भी आदत है। ओके, बस मैं हार मानती हूँ। अभी तो शुरू हुआ मैडम और आपने हार मान ली। अब आप उसे तोड़ेंगे कैसे? किसे तोड़ना है भाई? Now that's the correct question. Kindly sit back and relax. थैंक यू सो मच। तो क्या आपके अंदर भी आराम से भाई साहब। पहले इन लोगों की बातें सुन के मन ऐसा हो गया ना कि मन की मर्जियां और मर्जियों का मन। आप कुछ कह रहे थे, कोई सवाल? यही कि आपके अंदर भी ऐसे सवाल उठते हैं कि मेरे साथ ही सब क्यों हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, टाइम बीतता ही जा रहा है। हाँ, बहुत सवाल। ऐसा लगता है जैसे हम स्टक समवेयर। बार बार हार मान के बैठ जाती हूँ। प्रोग्रेस तो 0 है भाई। कब से ढूंढ रही हूँ आंसर्स कि क्या हो रहा है। ऐसी मिचमिची सी हो रही है ना। मैडम वेल, आपकी मिचमिची ही आपको इस सिचुएशन तक लेके आई है। ये स्क्रीन्स देख रहे हो? कौन सी स्क्रीन्स? मैडम ऑडियो प्रोग्राम है, इमेजिन करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये वाली? हाँ, दिख रही है। तो ये वो किस्से हैं जो दावा करते हैं कि ये आपको जानते हैं, पर आप इन्हें नहीं जानती, लेकिन फिर भी आप इनसे कई बार मिल चुकी हैं। मैं जब जानती ही नहीं तो पहले कैसे मिल गई ये सब मुझसे? अलग रूप, चेहरे, अलग समय और जगहों पर। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? आई एम सॉरी मैम, यू आर डायग्नोस्ड विद अ पैटर्न ऑफ लूप। है क्या? मैं बार बार सेम सिचुएशन क्यों फेस करता हूँ? मुझे अचानक से गुस्सा क्यों आया? अरे यार, प्यार से हैंडल कर सकता था। मैंने ये शब्द क्यों कह दिया? ओ नो, समय फिर निकल गया। अब मैं टाइम पर काम कैसे खत्म करूंगा? ओ नो, ऐसे कई सवाल मैं करता रहता हूँ। और फिर क्या? आई क्वेश्चन टू गॉड कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ। हाउ डेयर यू? सॉरी। कभी अपने मन से सवाल किया? जब मन किया उठ गए, जब मन किया सो गए, मन चाहा खा रहे हो, मन चाहा देख रहे हो, जो मन ने कहा वैसा ही आदतों के आदी बनते जा रहे हो, मन चाहा स्वभाव बना रहे हो। और सवाल भगवान से कि ऐसा क्यों? तो क्या ये पैटर्न का कारण मेरा मन है? बिल्कुल। मन के कंफर्ट जोन में आप कब इस पैटर्न में फंस जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। अब मनमती में हर काम कल पे छोड़ देते हो, तो भगवान आपको नई से नई अपॉर्चुनिटी दे भी दे, तब भी एट द एंड ऑफ द डे सवाल वही कि मैं काम समय पर क्यों नहीं कर पाया। और इसी तरह मैं बार बार सेम सिचुएशंस को फेस करती रहती हूँ। बस तब लोग, समय और जगह बदल चुकी होती हैं, पर मैं वहीं की वहीं। द एक्चुअल प्रिजन ऑफ योर लाइफ इज रेपिटेशन। एक ऐसा सपना जो हम रोज जी रहे हैं, जिससे जागने का वक्त आ चुका है। मन एक ऊर्जा है मैडम, इसे हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, और आप उसी के लूप में फंस जाते हो, बेखबर इस बात से कि खुदा की एक खूबसूरत क्रिएशन हो आप। ध्यान दो, गौर करो और इस लूप को तोड़ो। ओ गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे गहरी नींद से किसी ने झटक दिया हो। आई वॉज क्वेश्चनिंग अदर्स, सिचुएशंस एंड इवन गॉड, जबकि मैं खुद ही अपने मन की इन आदतों के पैटर्न में फंस गई थी। बहुत अजीब लग रहा है यार। लगेगा ही। मन के इस कंफर्ट लूप को तोड़ना है, थोड़ा पेन तो होगा। आखिर लंबे समय से हमने इससे इतनी छूट जो दे रखी थी। मुझे अब जाग कर देखना होगा। थैंक यू सो मच मैन। पर तुम हो कौन? मैंने कहा था ना, मैं वही हूं जो तुम फीड करोगे। मैं बस सही और गलत से हट कर कहूंगा, कॉपी दैट। अब अगली बार मन कुछ कहे और तुम कुछ कहो तो बस याद रखना, मैं सुन रहा हूं और कह दूंगा, कॉपी दैट। देखा, मैं यही तो बता रही थी। इस बुक में लिखा है कि माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं। कॉन्शियस, जो भी एक्शंस हम करते जा रहे हैं, जो वर्ड्स हम बोलते जा रहे हैं, और दूसरा सबकॉन्शियस, जो तुम फीड करोगे वो सही और गलत से हट कर कहेगा, कॉपी दैट। और तू सुन भी रही है सही से? कहाँ खो रखी है? हाँ, बस अपने सबकॉन्शियस से बात करके आई हूँ। ओहो, अच्छा, तो मैं ये समझा रही थी कि जब भी मन कुछ कहे
तो जागकर रुकना है और ठहर कर सोचना है। जस्ट बी माइंडफुल यार। हाँ हाँ, कॉपी दैट। रंगमंच के इन रंगों के बाद मन के रंगों पर वापस आते हैं जी। और कुसुम जी, मन के बदलते हुए रंग पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं। कभी एकदम से सुनहरे हो जाते हैं, कभी काले हो जाते हैं। जी हाँ। जब उदासी के बादल छाते हैं, तो ऐसे में जब भी मन विचलित हो रहा हो, जब कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आध्यात्म तो है ही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कर सकते हैं वो भी जानने का प्रयास किया। और उसमें हमें मनोवैज्ञानिक जो परामर्श मिला, उसने यही कहा कि हमें हैप्पी हार्मोन्स अपने बॉडी के अंदर क्रिएट करने चाहिए। जी। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, जो प्यार से बोलने से निकलते हैं। जी हाँ। किसी को गले लगाने से निकलते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज करने से निकलते हैं, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस, कुछ पोएट्री, कुछ गार्डनिंग, कुछ खाना बना लेना, ये सभी हमारे तनाव को कम कर सकती हैं। जी। और कुसुम जी, एक और बात, चिंता चिंतन की बात, जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अच्छा। मान लीजिए शेर सामने आ गया, तो हमारे पास 3 उसके रिएक्शंस होते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। या तो उसे कहते हैं फाइट मोड, या फ्लाइट मोड, या फ्रीज मोड। या तो हम लड़ते हैं या भाग जाते हैं। जी। हाँ। तीसरा है फ्रीज, या बिल्कुल शेर के सामने खड़े हो जाते हैं जी, कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो ये 3 रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ये नकारात्मक हैं। सकारात्मक होता है जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर हम फाइट, फ्लाइट और फ्रीज के आगे फेस करना सीख जाते हैं। जी। अब हमारा मोड चेंज हो गया, नाउ वी आर रेडी टू फेस। और फेस करने में 2 सिचुएशंस हैं। कौन सी? अगर तो मैं उस समस्या का समाधान कर सकता हूँ अपने विवेक से, ज्ञान से, देन आई शुड ट्राई टू सॉल्व इट। जी। और अगर लग रहा है कि उस समस्या का मेरे पास फिलहाल कोई समाधान नहीं है, फिर मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और स्वीकार करते ही वो जो प्रॉब्लम्स है वो छोटी हो जाती है। जी हाँ, ठीक वैसे जैसे एक हवाई जहाज जब जमीन पर खड़े होते हैं बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब उसी हवाई जहाज को आसमान में देखते हैं तो छोटा लगता है। या फिर हम जब आसमान में चले जाते हैं तो जमीन पे पड़ी हुई चीजें छोटी लगती हैं। बिल्कुल। तो वो एक परसेप्शन हमारा इतना विशाल हो जाता है कि समस्याएं छोटी हो जाती हैं। जी। इसके अलावा बड़ी कमाल की एक बात है कुसुम जी, आपको बताऊं, जिस वक्त बहुत स्ट्रेस हो, अच्छा, सिर्फ अपनी हथेलियों को आपस में मसल लीजिए, ये ऐसे। अच्छा। ऐसे मसलते हैं ना हथेलियों को, तो बस जोर से घर्षण करते हुए, फ्रिक्शन करते हुए अपने हाथों को मसल लीजिए। आपकी सारी ऊर्जा, जो माइंड आपका काम कर रहा है, वो फिजिकल रूप ले लेती है और आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। वाह। दिस इज ऑल्सो अ प्रूवन वे। और उसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशंस सुबह शाम हो कि आई एम हैप्पी, परमात्मा ने कितना दिया है, ग्रैटिट्यूड जो हमें सदगुरु ने सिखाया, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अच्छा आएगा। एक्सेप्टेंस के मोड में रहें, तभी स्थिर मन से जीवन हो पाएगा। एक मुझे लगता है द इनर चाइल्ड, जो हमारे अंदर एक बच्चा है ना, हाँ हाँ, आपके अंदर है, बिल्कुल, मेरे अंदर तो है। तो हाँ, बस ये अंदर के बच्चे को ना मरने दें। द इनर चाइल्ड शुड ऑलवेज स्टे अलाइव। जो एक भोलापन है, इनोसेंस है, वो नहीं खत्म होनी चाहिए। आपने बच्चे की बात की तो मुझे वो शेर याद आया कि अजब ये जिंदगी की कैद है कि दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। जी हाँ, और इसलिए अपने आप को इतना बड़ा ना कर लें कि वो मन का बच्चा गायब हो जाए। वही तो एक असलियत है, वही तो सच्चापन है, वही तो भोलापन है जो हमें खुश रख सकता है। जी। और कभी कभी जोक्स भी क्रैक करें, कभी कभी सिली बातें भी करें और कभी कभी सड़क पे जाकर के गोलगप्पे भी खाएं, और मतलब जस्ट बी योरसेल्फ। कई बार हम बहुत अपने आप को फॉर्मल बना लेते हैं, और जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड। मुझे लगता है वो बड़ा अच्छा तरीका है खुश रहने का। यकीनन। और एक्सरसाइज करें, वॉक करते रहें, वॉकिंग इटसेल्फ, सिर्फ पैदल चलना, ब्रिस्क वॉकिंग। कभी कभी गहरी श्वास लें, प्राणायाम करना, डीप ब्रीथिंग करना। अपनी जुबान को तालू के साथ लगा लीजिए। अच्छा। बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, वो एकदम से हट जाता है ध्यान आपका वहां से। मैं करके देखने लगी हूँ। You just have to touch your tongue to the palate। ये बड़ी कमाल की टेक्निक है। और उसके बाद प्रेजेंट में रहे, जो सदगुरु माता सदीक्षा जी महाराज ने कहा हमें,
पास्ट की टेंशन, फ्यूचर की वरीज को लेकर के अपने मन को परेशान न करें। इट इज अबाउट हियर एंड नाउ। आज इस वक्त मैं खुश रह सकता हूँ, अगर रह सकता हूँ तो रहूं। निसंदेह है। हालांकि मन की ये आदत है कि वो या तो बीती यादों में उलझा रहेगा या फिर आने वाले कल के सपने बुनता रहेगा। बस इसी में वो उलझा रहता है, परेशान रहता है, और इसी से ज्यादातर स्ट्रेस भी होता है। उस मोमेंट में जब स्ट्रेस आ रहा हो, क्योंकि ये ट्रिगर्स हैं, गुस्सा आ रहा है या कुछ मन के अंदर नेगेटिव भाव आ रहा है, तो ये ट्रिगर्स होते हैं, या किसी नेगेटिव तरफ मन जा रहा है, वो केवल 90 सेकंड्स तक रहता है कुसुम जी। अच्छा। वैज्ञानिक शोध के बाद ये पता चला, इट रिमेन्स ओनली फॉर 90 सेकंड्स। आप उन 90 सेकंड्स को निकाल लें तो वो विचार भी निकल जाता है नेगेटिव। हाँ, मतलब उतना कंट्रोल कर पाए अपने आप को। जी, 1.5 मिनट की बात है सिर्फ। और इसी प्रकार अगर लग रहा है कि उस समय मन बेचैन है, तो कुछ देखना शुरू कर दें, बहुत कीनली, माइंडफुलनेस के साथ देखना, सुनना, महसूस करना शुरू कर दें। मान लीजिए आपने पहली चीज देखी कमरे के अंदर कि एक नीले रंग का पेन पड़ा है जी। अब देखिए आसपास नीले रंग की और कौन सी चीजें हैं, नीले रंग पर फोकस ले आइए। तो 5 नीली चीजें देखिए। अच्छा। आपने कोई आवाज सुनी तो 5 आवाजें सुन लीजिए, ध्यान कीजिए, चुप हो जाइए और आवाजें सुनिए। चिड़िया के चहकने की आवाज हो सकती है, बाहर गाड़ी के चलने की आवाज हो सकती है, आपकी अपनी सांस की आवाज हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ स्मेल करने की कोशिश कीजिए। तो अपनी इंद्रियों को अगर मैं देखना, सुनना, महसूस करना शुरू करता हूँ, इंद्रियों से उस पर फोकस करता हूँ, वो थॉट अपने आप निकल जाती है सच में, और फिर मन सही दिशा में चला जाता है। हाँ, बिल्कुल। और एक और बात बड़ी कमाल की, जो माइंडफुलनेस की बात कही, भगवान बुद्ध ने भी कहा, और भी जगह हम सुनते पढ़ते हैं, और सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज ने भी कहा कि जो आप कर रहे हैं उसको 100% करें। हम जानते हैं क्या करते हैं कुसुम जी, खाना खाते खाते फोन पर बात कर रहे हैं। हाँ। और कुछ सोच रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मतलब एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं, एक साथ कई झंझावात। तो जो कर रहे हैं उसको 100% करें, उसी पर फोकस करें। हाँ, खाना खा रहे हैं तो 32 बार उसको च्यू तो करें। अगर हम खाने को अच्छे से चबा ले तो डाइजेशन ठीक हो जाएगा। जी। सो वट एवर यू डू इट विद 100%।
सररत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। सच। मन के ही सब खेल हैं और इस मन को अगर संभाल लिया तो मन जीते जग जीत, जैसे आपने कहा। और दोस्तों, हमारे लिए ये काम कोई और नहीं करेगा, हमें खुद करना होगा। और यहाँ बात आती है चॉइस की, विकल्प की, संकल्प की। विकल्प भी हमें चुनने होंगे कुसुम जी। जी। आई विल हैव टू मेक द राइट चॉइस। और इसके लिए सदगुरु ने मुझे ज्ञान भी दिया और सत्संग में जाकर के मुझे विवेक भी मिलता है। इसके अलावा भी सदगुरु माता जी ने तो यहाँ तक कहा कि कण-कण से शिक्षा लें। जी बिल्कुल। और जब मैं कण-कण से शिक्षा लेता हूँ, आनोपद्रा कृत्तो यन्तु विश्वतः वाली बात कि लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड से मैं प्रार्थना करूँ कि मेरे पास शुभ विचार आए जो मुझे विवेकी बनाए, मेरा निर्णय लेने में मुझे सहायक हों। और अगर मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ तो मैंने देखा है कि निरंकार आपको गाइड करता है, निसंदेह। तो वही बात कि भगवान कृष्ण जैसे कहा कि मुझे सारथी बना ले, तो जब हम परमात्मा को, सदगुरु को सारथी बना लेते हैं अपने मन के रथ पर, जी हाँ, फिर हमारी मनोरथ नहीं रह जाती, फिर वो मनोरथ बन जाती है निरंकार की, सच, परमात्मा की। और इसी प्रकार से फिर हम सही निर्णय ले पाते हैं। वी कैन मेक द राइट चॉइसेस एट द राइट टाइम इन द राइट वे पॉसिबल। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, इसी संकल्प के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि हम सब अपने मन को एकाग्रचित करते हुए, सदगुरु के चरणों में लगाते हुए और राइट डायरेक्शन मांगते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं, रोशन रहें, रोशनी को आगे फैलाते चले जाएं। तो इसी संकल्प के साथ अब जुड़ते हैं अपने मन के आधार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वचनों के साथ। तो दीजिए इजाजत राकेश को और कुसुम को। नमस्कार, धन निरंकार। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज़्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डामाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी, कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव, असर नहीं छोड़ते, क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है। और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में, दिल में रखते हैं, तो बाकी चीज़ों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में हैं, पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए।